जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट किड्स टीवी में। आपके लिए एक और कहानी लेकर आ गया हूँ। अगर आप श्री राम के फैन हैं तो मुझे कमेंट करें जय श्री राम। कहानी शुरू करते हैं। अत्याचारी सेठ। एक गांव में सोमू नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। किसी जमाने में वह अपने गांव का मुखिया था, मगर अब गांव के लोग उसे मनहूस समझते थे। वह अपने बूढ़ी पत्नी उर्मिला के साथ रहा करता था। आज भोजन को देखिए हुए 3 दिन से ज्यादा हो गए। भूख की वजह से मेरा तो दम ही निकला जा रहा है। क्या हमें कभी भोजन जीवन में देखने को नहीं मिलेगा? तुम अच्छी तरह से जानती हो बिंदिया, ये सारे गांव वाले मुझे मनहूस समझते हैं। मैं किसी के भी घर पर भोजन मांगने के लिए जाता हूं तो सब मुझे धक्के देकर बाहर निकल देते हैं। मैंने खुद 3 दिन से खाना नहीं खाया। अचानक उर्मिला मुखिया से बातें करते करते बेहोश हो गई। होश में आओ उर्मिला, होश में आओ। मुखिया की जी जोड़ने पर उर्मिला को होश आ गया। जब मैं गांव का मुखिया था तब मैं किसी को भी भूखे पेट नहीं देख सकता था। मैंने अपना सारा धन निर्धन लोगों की मदद करने में लगा दिया, मगर आज जब मेरा बुरा समय आया तब कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं। इतना बोलकर मुखिया गांव की नए मुखिया बाबूलाल के घर पर चला गया। बाबूलाल उस समय अपने 10 वर्षीय पुत्र के साथ खेल रहा था। अरे अब इतनी रात को कौन आ गया? मैं तो मुखिया बनकर पछता रहा हूँ। सारे गाँव वाले ये समझते हैं कि उन सब ने मुझे वोट देकर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। उन मूर्खों को इस बात का एहसास तक नहीं है कि उन्हें वोट देने से पहले मैंने उनकी कितनी सेवा की है। तुम मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो बई? मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। अगर तुम्हारे घर में कुछ रोटियां पड़ी हो तो वो मुझे दे दो। देखो सोमू, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मैं उसे कुछ खाने को भोजन दे देता, मगर तुम्हारी बात अलग है। यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं अपना दरवाजे से तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूं। आखिर मेरी गलती क्या है? गलती है तुम एक मनहूस हो। तुम हमारे गांव के लिए शाप हो। मुझे तो डर है कि अगर तुम कुछ देर यहाँ और ठहरे तो कहीं मेरे घर में कोई अनहोनी ना हो जाए। तो इसमें मेरा क्या दोष है? मत भूल बाबूलाल की वर्षों पहले मैं भी इस गांव का मुखिया था, और जब मैं गांव का मुखिया था तब इस गांव के लोगों की मदद करना अपना कर्तव्य समझता था। मेरे दरवाजे से आज तक कोई भूखा खाली पेट वापस नहीं गया। तुम ऐसा करके बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। तुम मुखिया थे जब थे, अब वो जमाने चले गए। कब तक अपनी उन पुरानी बातों का ढिंढोरा पीट रहोगे? आज मैं जीना सीखो संपत। आज तुम एक मनहूस व्यक्ति हो तो फिर मैं क्या करूं? नहीं मुझे इस गांव में कोई काम देता है और नहीं खाने को। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। तुम जाकर अपने आप को खत्म कर लो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कुछ दिन बाद गांव वाले तुम्हें लाठी डंडों से मार मार कर समाप्त कर लेंगे। अचानक बाबूलाल के कानों में उसके 10 वर्षीय बेटे की चीख ठगराई। वो दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा। बिल्लू खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक इसका पैर फिसल गया और ये गिर गया। देखो इसके सर से कितना खून बह रहा है। मैं जानता था कि ये मनहूस सोमू हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। क्या हुआ से? इसके तो सर से बहुत खून निकल रहा है। तुम एक अपने छोटे से बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकते, तो तुम गांव का क्या ख्याल रखोगे? अपना मुंह बंद करो डॉक्टर, और मेरे बच्चे का इलाज करो। मत भूलो कि इस गांव का मुखिया हूँ मैं, तो भाषण देना मुझे ज्यादा सूट करता है और तुम्हें सिर्फ इलाज करना सूट करता है। इलाज करो बिल्लू का। सोमू, तुम मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गया हो? तुम्हें अभी भी सुकून नहीं मिला? देखो, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का सर फट गया। अब तुम क्या चाहते हो कि मेरा भी सर फट जाए? मैं तो सिर्फ तुम्हारे पुत्र को देखने के लिए चला आया था। तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है सोमू, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी पत्नी कुछ देर पहले बेहोश हो गई है। मुझे थोड़े पैसे दे दो, ज्यादा नहीं, सिर्फ इतने दे दो कि मैं अपनी पत्नी को भोजन करा सकूं। मेरी पत्नी कुछ देर पहले बेहोश हो गई थी। तुम और तुम्हारी पत्नी हर बार बेहोश ही होते हो। अरे मर क्यों नहीं जाते? ये कैसी बातें कर रहे हो? अब ये बिल्कुल ठीक है, इसे घर ले जा सकते हो। तुम यहाँ पर क्यों आया हो सोमू? निकल जाओ यहाँ से। मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। देखा, बेचारा डॉक्टर, अब इसका इलाज कौन करेगा? डॉक्टर की चीज सुनकर वहाँ मौजूद बल्ली, बलराम और भी गांव के कई व्यक्ति जमा हो गए। देखते ही देखते डॉक्टर की दुकान पर भीड़ लग गए।
वो सभी सोमू को क्रोध भरी नजरों से देख रहे थे। तब डॉक्टर बाबू की चीज हमें सुनाई थी, हम तभी समझ गए थे सोमू कि तुम यही कहीं ऐसे पास हो गए, और हमारा शब्द बिल्कुल सही निकला। बल्ली बिल्कुल सही कहा रहा है सोमू, अब हम तुम्हें इस गांव में एक पल भी नहीं रहने देंगे। हम तुम्हें और ज्यादा नहीं झेल सकते। मेरी हालत पर दरस खाओ। तुम गांव वालों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मत भूलो, आज जो गांव में विकास हुआ है वो सब मेरी ही मेहनत का नतीजा है। और आज जब मेरा बुरा वक्त है तो तुम गांव वाले मुझे और मेरी पत्नी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकती, क्योंकि तब तुम मनुष्य नहीं थे। लेकिन कई सालों से तुम इस गांव के लिए शाप बन चुके हो। तुम जहां भी जाते हो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तुम्हारे कारण गांव के न जाने कितने सीधे साधे लोग गांव छोड़कर चले गए। बल्ली सही बोल रहा है सोमू, तुम्हारी वजह से गांव में डर का माहौल है। तुम जहां भी जाते हो सामने वाले के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हो। बान क्यों नहीं लेते हैं कि तुम मनुझूस हो। अपनी पत्नी को लेकर इस गांव से निकल जाओ। मुखिया जी सही कह रहे हैं संपत, हम तुम्हें पीटना नहीं चाहते, क्योंकि तुम किसी जमाने में हमारे गांव के मुखिया थे। बलराम की बात सुनकर सोमू की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद वो अपने घर की ओर चल दिया और अपनी पत्नी को लेकर जंगल में चला गया। वो दोनों एक एक घने पेड़ की छाया में बैठकर रोने लगे, और रोते रोते सोमू और उसकी पत्नी उर्मिला बेहोश हो गए। अगली सुबह दोनों की आँख भूख की बजाज से खुल गई। लगता है हमारी किस्मत में इस जंगल में भूख के पेट ही मरना लिखा है। हिम्मत मत हारो विद्या, ईश्वर पर भरोसा रखो। सोमू ने इतना बोला ही था कि तभी बहुत तेज हवा चलने लगी, और उस हवा में सफेद रंग की किरण उन दोनों के चेहरे पर फूटने लगी। कुछ ही देर में सोमू और उसकी पत्नी उर्मिला बुरे से जवान हो गए। उन दोनों को खुद में बहुत ताकत महसूस होने लगी। ये क्या हो गया, हम दोनों जवान कैसे हो गए? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बिंदिया। आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया? कहीं ये कोई जादू जंगल तो नहीं? तभी उन दोनों कीड़ों में झोड़ सा दर्द होने लगा, और कुछ ही पलों में उनके दोनों के दोनों कड़ों पर बड़े बड़े पंख निकल आए। क्या है ये हरो मिठाई, हम दोनों के शरीर में तो पंख निकल आए। आखिर ये क्या हो रहा है? एक तो वैसे भी गांव वाले हम दोनों को मनहूस समझते थे। अगर हम ये पंख लेकर वहाँ पर जाएंगे तो वो हम सबको देखकर बुरी तरह से डर जाएंगे। हो सकता है कि वो हमें कहीं जान से ही ना मार देखे। तभी उन दोनों की कानों में बाबूलाल और उसकी पत्नी की आवाज टकराची। मेरे कानों में तो गांव की मुखिया और उसकी पत्नी की चीखें टकरा जाएंगे, और मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कि बाबूलाल मदद मांग रहा हो। लगता है बाबूलाल मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं उसकी मदद कभी नहीं कर सकता। कल रात मैं उसके दरवाजे पर तुम्हारे लिए भोजन मांगने गया तो उसने मुझे कितना अपमानित किया, और उसने गाँव वालों के साथ मिलकर मुझे और तुम्हें गाँव से धमकी देकर बाहर निकाल दिया। इससा नहीं कहते। मत भूलो कि तुम गोजिया के मुखिया थे, तब तुम लोगों की मदद किया करते थे। शायद ये पंख हमें लोगों की मदद करने के लिए ही दिए गए हों। भला ये क्या बात हुई? एक तो कुछ सालों से वैसे भी हम दोनों गाँव वालों से अपमानित हो रहे हैं, थक्के खा रहे हैं, और ऊपर से तुम बोल रहे हो कि ईश्वर ने हमें ये पंख उन लोगों की मदद के लिए दिए हैं। उर्मिला, जो भी हो एक बार चल कर देखते हैं। तुम्हारी बात तो सही है बिंदिया, लेकिन हम दोनों अभी भी इस रहस्य को नहीं समझ पाए हैं कि हम दोनों अचानक जवान कैसे हो गए, और ये पंख कैसे निकलाए। हम दोनों कोई चिड़िया या पंछी तो नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि इन पंखों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। सोमू ने इतना कहा ही था, तब ये उसकी पत्नी की पंख बुरी तरीके से फटफटाने लगे, और वो पंख दोनों को उड़ाते हुए गांव की ओर ले गए। कुछ ही देर में सोमू और उर्मिला बाबूलाल की छत पर खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि बाबूलाल की घर में आग लगी हुई है और उसकी पत्नी कमरे में बंद थी। बाबूलाल बाहर से मदद की गुहार लगा रहा था। मिरांदा सही निकला, बाबूलाल की पत्नी मुसीबत में है। ये चमत्कार कैसे हो गया सोमू भैया? तुम तो बूढ़े थे, जवान कैसे हो गया? हाँ सोमू भैया, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार कैसे हुआ हम दोनों को भी नहीं पता, लेकिन तुम सब ये क्यों नहीं सोचते कि तुमने हम दोनों पति पत्नी के साथ जानवरों से भी बदल व्यवहार किया। हम दोनों पति पत्नी 3 दिन तक भूख प्यास से तड़पते रहे, मगर तुम में से किसी ने भी रोटी का एक टुकड़ा तक हम दोनों को खाने को नहीं दिया। इसके बावजूद भी जब भी तुम पर मुसीबत बढ़ी तो मैंने और मेरी पत्नी ने मदद की। मुझे माफ कर दो सोमू,
अब मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने तुम्हें एक बार नहीं बल्कि पता नहीं कितनी बार अपमानित करके अपने घर के दौर से धक्के देकर बाहर निकाला, और आज जब मेरी पत्नी आग में जल रही थी तो तुमने ही मेरी मदद की। हम सब गाँव वालों को क्षमा कर दो। नहीं, ये तुमसरब गाँव वालों को कभी क्षमा नहीं कर सकती, और तुमसरब के बुरे व्यवहार को अनी कभी नहीं भूल सकता। आप कौन हैं? तुम्हें सब याद आ जाएगा और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों